हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा क्लास 10th का चैप्टर है 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए जिसे कि मैं अपलोड करूँ चैनल पर, सो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में क्लास और चैप्टर के बारे में कि कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके दिए हुए फीडबैक्स के ऊपर काम करूँ और जो चैप्टर आप चाहते हैं मैं उसको अपलोड करूँ। एंड पूरा वीडियो देखिएगा आज का, इसमें आगे बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करके समझाई हुई हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू। सो चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। सो एग्जांपल के लिए जैसे हम अपने हाथ को हिला पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, ये हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। दैट कैन बी कंट्रोल एट विल, उनको हम वॉलंटरी मसल्स कहेंगे। इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जिन पे हमारा कोई काबू नहीं होता है, जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसका कि एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। तो जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं इन मसल से वो सब इंडिपेंडेंट होती हैं, वो सब अपने आप होते हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता है। इन मसल्स के कंट्रोल के लिए हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसीलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स के टिप पे होते हैं, या हम सेंस ऑर्गन्स को भी कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या है, रिसेप्टर्स हैं, जो कि आने वाली कोई भी एक्शन जो हमारी बॉडी में है उसका फर्स्ट स्टेप होता है, वो इसको रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि हमारी बॉडी में जो भी एक्शन होंगे रिसेप्टर्स की वजह से होंगे। न्यूरॉन को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे नर्व सेल कहा जाता है। यह हमारे ब्रेन की वर्किंग यूनिट है और बेसिक वर्किंग यूनिट है जो काम करती है, और ये इसका मेन काम है कि ये पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, मसल्स में, ग्लैंड्स में, हर जगह पे ये मैसेज पहुंचाने का काम करती है। साइनेप्स, अब साइनेप्स क्या है, तो ये नया वर्ड है यहाँ पे। ये सिनेप्स जो है ये गैप है, दो आपके नर्व सेल्स के बीच का गैप है, जो कि मैसेज ट्रांसफर जब कर रहे हैं नर्व सेल्स, तो एक पूरी नर्व सेल नहीं है, साइनेप्स के थ्रू वो जुड़ी हुई हैं, वो गैप है उनके बीच का, तो उसे साइनेप्स कहा जाता है। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि नर्व सेल जो है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स है। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, बट जो नर्व सेल है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये वो नर्व्स हैं जो ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, जो ब्रेन से निकल रही हैं। एंड स्पाइनल नर्व्स वो होंगी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। हम सभी को पता है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होंगी स्पाइनल नर्व्स, और ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होंगी क्रेनियल नर्व्स। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। सो अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं कि वो मूव कर रहा है, इट मीन्स कि वो अलाइव है, वो जिंदा है। बट कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो ग्रोथ से दिखाई देती हैं, जैसे प्लांट्स में, प्लांट्स हमें मूव करते नहीं दिखाई देते, वो ग्रो करते हुए दिखाई देते। एक सीड था, वो जर्मिनेट हुआ, प्लांट बन के चल के ट्री बन गया एक। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर उसने क्या किया, नीचे पुश किया और खुद बाहर की तरफ ग्रो हुआ, तो ये एक उसकी मूवमेंट थी, ये हमें उसकी मोशन दिखाई दी। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलता, या हम ये बोलेंगे सिर्फ यही देखने को नहीं मिलता। जैसे कि हम खेलते हैं, चलते हैं, सारे काम करते हैं, तो ये इसमें तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं हुई, बट हमारी बॉडी ने मूव किया। तो कोई भी एक ऐसा चेंज, each kind of change in the environment evokes an appropriate movement in response। कोई भी एक environment के regarding, environment को लेकर के कोई भी change अगर हमारी body में हो रहा है तो उसी को हम movement कह सकते हैं, और ये movement हमारी body पे depend करेगा कि हमारे mind में कौन सा event चल रहा था और किसको लेकर के हमने body को move किया। इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए हमारी बॉडी में एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है जिसको कि नर्वस सिस्टम कहा जाता है। हमारी बॉडी में इसके लिए अलग से टिश्यूज होते हैं,
हॉर्मोन्स होते हैं, और फिर पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट की जाती है इन सारी चीज़ों से। 2 टाइप की हमारे पास मसल्स होती हैं, क्योंकि 2 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। जैसे मैं ना चाहूँ तो भी मेरी पलकें झपकेंगी, हम नहीं चाहेंगे तो भी हमारा हार्ट बीट करेगा, तो ये क्या है, हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, जो कि हमारे ना चाहते हुए भी हो रहे हैं। इनको कंट्रोल कौन करेगा? इनवॉलंटरी मसल्स। और अगर हम बात करें, हम बैठे हुए हैं, हमने बॉल ली, उससे हमने खेलना शुरू किया, ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि हमने हमारी बॉडी ने इसको सोचा, समझा, तब काम किया। तो ये हमारे एक्शंस हमारी अलग-अलग मसल्स करती हैं, और ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का एक पार्ट है। अब एनिमल्स नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय नर्वस टिश्यूज एंड हॉर्मोन्स। नर्व टिश्यूज और हॉर्मोन्स इसको काम को कंप्लीट करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे एनवायरनमेंट से, वो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, जो कि नर्व सेल की टिप पर होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद आगे का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। कुछ रिसेप्टर्स के नाम दिए, गस्टैटरी रिसेप्टर्स, ये हमारे टेस्ट जो है, शुगर हो गया या सॉल्टी हो गया, हमारे फूड के जितने भी टेस्ट है उसको सेंस करेगा और फिर उसका मैसेज देगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? टंग पे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि स्मेल को डिटेक्ट करेगा, जो नोज में प्रेजेंट है। फोटो रिसेप्टर, जो कि बताएगा कि कोई चीज़ कैसी है दिखने में, विजन डिटेक्ट करेगा, जो कि आईज में प्रेजेंट है। फोनो रिसेप्टर्स, ये साउंड को डिटेक्ट करेगा और हमारी बॉडी को भी बैलेंस करता है। ये बॉडी बैलेंस करने का मतलब है कि एकदम से जो झटके लगते हैं, जैसे हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ब्रेक लगती है गाड़ी में, हमारी बॉडी को झटका लगता है, तो उसको भी बैलेंस करने का काम फोनो रिसेप्टर्स करते हैं। ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, थर्म का मतलब हीट होता है, तो ये हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं और ये हमारी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और पांचों सेंस ऑर्गन्स के ये रिसेप्टर्स हैं। द इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। तो ये अभी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी और अच्छे से। नर्व सेल के एक एंड होता है जो डेंड्राइट्स होते हैं, तो जितना भी रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन डिटेक्ट किया वो डेंड्राइटिक टिप पर आ जाती है। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ से फिर केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार होता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो पूरी सेल बॉडी में जाता है और एक्सॉन के थ्रू होता हुआ निकल जाता है। जब एक्सॉन जो है हमारा एक एंड है, वहाँ से वो दूसरे सेल के पास जाएगा या फिर वो दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट पे जाएगा और धीरे धीरे इस तरीके से पूरी बॉडी में उसका सिग्नल पहुंच जाएगा और हमारी बॉडी उसको लेकर के, इंफॉर्मेशन को लेकर के एक मूवमेंट करेगी, जो कि अभी हम नेक्स्ट में डायग्राम दिया हुआ है। न्यूरॉन का भी है और ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स का भी है। तो पहले न्यूरॉन के डायग्राम को देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि डेंड्राइट पे सिग्नल आएगा, डेंड्राइट ने सिग्नल को रिसीव किया, उसको सिग्नल लेने के बाद में वो सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी में आने के बाद वो और आगे पास हुआ, यहाँ पे सबका फंक्शन लिखा हुआ है। एक्सॉन क्या करेगा? एक्सॉन सिग्नल लेने के बाद में उसको दूसरी सेल या ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करेगा, बट ये काम बहुत तेजी से होना था, तो इसीलिए इसकी स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए माइलिन शीथ है जो कि इस सिग्नल की स्पीड बढ़ा देगी। और स्क्वान सेल्स हैं, स्क्वान सेल्स क्या करेंगी? माइलिन शीथ प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत तेज़ी से सिग्नल दूसरी सेल या ऑर्गन तक पहुंच जाए। और इन सब से होते हुए जो एक्सॉन टर्मिनल है, वहाँ पे लास्ट में सिग्नल क्या करेगा? इस सेल को छोड़ के दूसरी सेल तक पहुंच जाएगा या फिर ऑर्गन तक, जिससे कि वो आगे तक कंटिन्यू होगा और मैसेज आगे तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रांसफर ऑफ सिग्नल का डायग्राम दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। नोटिस करें तो अपर साइड जो है वहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल लिखा हुआ है। तो एक्सॉन टर्मिनल आप साइड वाले डायग्राम में भी देखेंगे, जहाँ से सिग्नल छोड़ा था सेल ने, वहां से सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल के पास से, वहां से सिग्नल से आयंस निकल रहे हैं जो कि मैसेज लेके आए हैं। वो दूसरी सेल के डेंड्राइट दिख रहा होगा लोअर साइड में आपको, डेंड्राइट पे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स उन सिग्नल्स को
सेंस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और आगे उसको पहुंचाने का काम करेंगे। तो एक सेल का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरी सेल का डेंड्राइट, ये दोनों आपस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इस तरीके से जो मैसेज का ट्रांसफर है, जो सिग्नल का ट्रांसफर है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन रेज होता है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब होता है एकदम से कोई भी एक्शन होना बिना कुछ सोचे समझे और साथ के साथ हमारे एनवायरनमेंट में उसका इफेक्ट दिखना, तो इसको रिफ्लेक्स कहा जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की बात हुई है चैप्टर में। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब व्हेन वॉलंटरी मसल्स परफॉर्म इनवॉलंटरी एक्शंस दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। जब हमारी वॉलंटरी मसल्स मतलब जो हमारे कंट्रोल में थी बट वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं, इनवॉलंटरी, मतलब हमारी मर्जी के बिना। फॉर एग्जाम्पल हम खड़े हैं और सामने से किसी ने एकदम से बॉल मारी, तो हमारे सोचने से पहले हमारा हाथ जो है वो काम करने लगेगा, जबकि हमारे हाथ की जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी नहीं है, वो वॉलंटरी मसल्स हैं, बट उस टाइम पे वो जो काम करेंगी वो इनवॉलंटरी एक्शन होगा। तो ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो रिफ्लेक्स आर्क कहने का मतलब है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो पूरा पाथ फॉलो हुआ हमारी बॉडी में, मतलब कि सिग्नल आने से लेकर के दोबारा एक्शन होने तक, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो सब की सब एक जगह पे बंडल के थ्रू मिलती हैं, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड पे जब वो मिलती हैं ब्रेन से, ब्रेन के लिए जब जा रही होती हैं वो नर्व सिग्नल लेकर के, तो वो पहले कहाँ मिल जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड पे ये रिफ्लेक्सेस तैयार हो जाते हैं। मतलब कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही आ जाता है, बट पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, तभी वो हमें इंफॉर्मेशन याद रहती है। तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, लेकिन उसको उस टाइम पे रिफ्लेक्स किसने प्रोड्यूस किया, स्पाइनल कॉर्ड ने। रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। ब्रेन से इतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं आ सकता है, इसीलिए हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स आर्क्स बने, रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व हुए, ताकि हम जल्दी से किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर सकें। अब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम रिफ्लेक्स एक्शन को देख सकते हैं। सो एक हॉट पैन है यहाँ पे, जिसको कि अगर हम टच करने जाते हैं तो वहां से रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन के वो एक्टिवेट होते हैं और वो हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो हीट डिटेक्ट हुई वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास जब वो जाएगी तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को तो मैसेज पहुंचा देगा, बट रिले न्यूरॉन्स के थ्रू वो क्या करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करेगा, और मोटर न्यूरॉन जो है वो एक्शन लेकर के इफेक्टर प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि हम अपने हाथ को दूर कर देंगे। आई एम रिपीटिंग, रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन में है वो हीट को डिटेक्ट करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन एरो के थ्रू दिखाया जा रहा है, मैसेज लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज देगी, बट रिले न्यूरॉन के थ्रू वो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करेगी, और मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर के कि हाथ हटाना है, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी मसल में आर्म की, और वो वहां से हाथ को हम हटा लेंगे। तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क बना है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में। तो यहाँ पे हम फ्लो के थ्रू समझ सकते हैं अभी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। स्टिमुलस दिया हुआ है सबसे पहले। स्टिमुलस कहने का मतलब है जिससे कि आपकी बॉडी अफेक्ट हो सकती है, तो स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी में इम्पल्स फ्लो करेगा। इम्पल्स फ्लो करने का मतलब है कि डिटेक्शन होगा, तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे, इम्पल्स का फ्लो और आगे बढ़ेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स उसको कैरी करेंगी, और सेंसरी न्यूरॉन्स किसको दे देंगी, रिले न्यूरॉन्स। अब रिले न्यूरॉन्स के पास कब आया, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड ने जब उसको मैसेज दिया तब। रिले न्यूरॉन्स किसको फ्लो देंगी, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स क्या मैसेज लेके आएंगे कि हाथ हटाना है या बॉडी मूव करानी है, इफेक्टर्स के पास में, मतलब जो भी मसल है या कोई ग्लैंड है उसके पास में, और फिर वो फ्लो ऑफ इम्पल्स जो होगा वो रिस्पॉन्स के तरीके से हमें दिखाई देगा कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। अब रिफ्लेक्स एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है।
फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी को स्टिमुलस से बचाती है। हो सकता है कि हर स्टिमुलस हमारे लिए सेफ ना हो। स्टिमुलस कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि हमारे सराउंडिंग में हुआ है और वो हमें अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि अभी हमने बात किया था बॉल का आने का, अगर हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो उस बॉल से हमें चोट लग जाती, वो भी एक स्टिमुलस था। तो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्टिमुलस से प्रोटेक्ट हो सकती है। क्विक है, बहुत तेजी से होता है, इसीलिए इफेक्टिव है। टाइम लगता तो शायद हमें तब तक चोट लग चुकी होती। इट हेल्प अस टू सर्वाइव अ क्विक एबनॉर्मेलिटी, एकदम से अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसमें से हमें निकलने में हेल्प करता है। ब्रेन अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ब्रेन के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन जा रही है, वहां से इतनी जल्दी एक्शन आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे स्पाइनल कॉर्ड देख ले रहा है। इसकी वजह से, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत तेजी से होता है तो डेंजर से हमें निकाल सकता है। इट कॉजेज मिनिमम पेन, क्योंकि हम बहुत तेजी से इसका एक्शन देखने को मिला तो इसकी वजह से हमें कोई पेन नहीं होता है, हमें कोई जल्दी चोट नहीं लगती है। अब हमारी बॉडी में नर्व सेल्स का जो नेटवर्क है वो बहुत सारे मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है, फैलाता है और फिर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इस पूरे सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और नर्वस सिस्टम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब है हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल यूनिट, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अलावा भी जो दुनिया है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उससे हमें लिंक करे। तो ये 2 सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और ब्रेन से मिलके बनता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये नर्व्स का कॉलम है जो कि ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जोड़ने का काम भी करता है। ब्रेन स्टेम जो कि क्या काम करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ेगा। ब्रेन क्या है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। ये मेजर रोल प्ले करता है। ब्रेन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये 2 तरीके का होता है, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। जो ऑटोनॉमिक है रेगुलेट्स इनवॉलेंटरी बॉडीली प्रोसेसेस, मतलब हमारी बॉडी की जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे काम कौन देखता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या काम करता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस जो हैं सेंसरी ऑर्गन से, जैसे कि आईज, ईयर्स, इन सब से लेकर के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है और फिर मोटर मूवमेंट्स को कंप्लीट करता है। तो ये मतलब कि वॉलेंट्री एक्शंस को भी देखता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम था वो 2 तरीके से होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक है जो कि हमें फाइट में, एंगर में, इस सब में हमें स्ट्रेस के लिए जो हमें हमारी बॉडी को तैयार होना है उस एक्शन के लिए, उसके लिए तैयार करता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये हमारी बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए, काम रखने के लिए, शांत रखने के लिए, हमारी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करने में काम करता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है और ब्रेन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जैसे कि हमारी बॉडी को अवेयर रखना, मूवमेंट्स में, सेंसेशन में, थॉट्स में, स्पीच में, इन सब में कौन हेल्प करता है, ब्रेन। मेन काम जो करता है वो ब्रेन है। कुछ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड करता है कंप्लीट उसको, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड इन मूवमेंट्स को कंप्लीट करता है, इसके लिए उसको किसी भी ब्रेन से आने वाले सिग्नल की जरूरत नहीं होती है, इसको वो खुद कर लेता है। अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट करता है। क्रेनियल नर्व्स हमने पढ़ लिया अभी, ये ब्रेन स्टेम से निकलती हुई बाहर आती हैं और ये हैं किसकी, ब्रेन की नर्व्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज को लगातार अपने तक लेके भी आएगा और यहाँ से आगे तक पहुँचाता भी है, मतलब कि ब्रेन से और पेरिफेरल नर्व्स के बीच में मैसेज का जो लेन देन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, न्यूरॉन, मतलब कि नर्व सेल।
अब यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम भी दिया हुआ है। पहले ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है सेंट्रल ऑर्गन है हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तैयार करता है। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है, जैसे कि जितने भी रीजनिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा काम करता है वो भी फोर ब्रेन के अंडर ही आता है। जितने भी मोटर फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन मतलब कि हार्मोन्स का निकलना, ये सारा काम कौन करता है? फोर ब्रेन। हिंड ब्रेन का काम होता है जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस जिसमें कि सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू काम होना है, वो काम कौन करता है? हिंड ब्रेन। हमारी बॉडी को बैलेंस करना है इक्विलिब्रियम में, मतलब कि बॉडी बैलेंस्ड रहे एकदम, वो काम कौन करता है? हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये हमारे ऑडिटरी मतलब देखने सुनने वाले जितने भी मेमोरीज का काम जो होता है वो कौन करता है? मिड ब्रेन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैज डिफरेंट मेन रीजन्स। अब जो ब्रेन है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट रीजन्स भी हैं उसके। अभी हमने 3 मेन पार्ट्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब ये इन तीनों पार्ट्स के भी कुछ डिफरेंट रीजन्स हैं। जैसे हम सेरेब्रम की बात करें, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और ये जो हमारा फोर ब्रेन है उसका पार्ट है। सेरेबेलम ये सेरेब्रम के नीचे होता है और ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस जिसे कि नॉर्मली थैलेमस भी कहा जाता है, ये हमारे ब्रेन में सबसे नीचे लोकेटेड होता है बीच में, और ये हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, फोर ब्रेन दिखाई दे रहा होगा, काफी एरिया कवर किया हुआ है। क्रेनियम है जिसे कि स्कल कहा जाता है जो बोनी स्ट्रक्चर है। मिड ब्रेन जो है सेरेब्रम के नीचे है बीच में, जो हमारा पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स थे और अभी हम इनके पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन, जैसे सेरेब्रम अभी हमने पढ़ा, लार्जेस्ट पार्ट था हमारा। सेरेब्रम जो है प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेट सेंसरी मैसेजेस, जितने भी सेंसरी मैसेजेस होते हैं सेंस ऑर्गन से आने वाले, वो सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। मिड ब्रेन ये हमारे वाइटल फंक्शंस जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, मतलब कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? मिड ब्रेन। पॉन्स हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट था। तो ये रिले मैसेजेस फ्रॉम द सेरेब्रम टू द सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये मैसेज को ट्रांसफर करता है सेरेब्रम से सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर मेडुला ऑब्लंगेटा ये ब्रेन को बाकी नर्वस सिस्टम से बात करने में हेल्प करता है, मतलब कि कम्युनिकेट कर सके बाकी ऑर्गन से, वो मैसेज ट्रांसमिट करवा सके। स्पाइनल कॉर्ड ये वॉलंटरी मूवमेंट के साथ साथ स्पीच, इंटेलिजेंस, मेमोरी और सेंसरी प्रोसेसिंग इन सारे कामों को कंप्लीट करता है। सेरेबेलम जो कि कोऑर्डिनेट करता है फाइन मूव ट्यून में, मूवमेंट्स में, बैलेंस करने में बॉडी को, सेरेबेलम। पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह, जिससे कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस जो कि प्यास लगती है, भूख लगती है, नींद आती है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस है यहाँ पे, ये ब्रेन को नर्व्स के साथ जोड़ता है जो कि पूरी बॉडी में जाती हैं। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स है ब्रेन के और उनके फंक्शंस। अब ब्रेन को इंजरीज से कौन बचाता है? तो ब्रेन को इंजरी से 2 तरीके से प्रोटेक्शन मिलते हैं, डबल प्रोटेक्शन। पहली प्रोटेक्शन अभी हमने क्रेनियम के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, वो उसे क्रेनियम कहा जाएगा। वो उसको बाहर से प्रोटेक्शन देता है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है और ब्रेन में भी। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये हमारे ब्रेन और क्रेनियम के बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे कि कोई भी धक्का लगे तो ब्रेन का कोई पार्ट टूटे ना, या उसमें कोई भी ऐसी मूवमेंट ना हो जिससे हार्म पहुंचे। अब नर्वस टिश्यू से एक्शन कैसे होते हैं? तो एक्चुअल में एक्शन कौन करता है? मसल सेल्स करती हैं, बट नर्वस टिश्यूज क्या करते हैं? उसको
रेडी करते हैं, उसमें मूवमेंट लेकर के आते हैं। अब मसल सेल्स कैसे काम करती हैं, तो वो अपनी शेप को चेंज कर देती हैं जिससे कि उनकी लेंथ छोटी या बड़ी हो सके। और वो जो शेप को चेंज करती हैं किसकी वजह से कर पाती हैं, जो प्रोटीन सिक्रीट हो जाता है एकदम से कब, जब उनकी बॉडी में या उनके पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, तो उसकी वजह से प्रोटीन सिक्रीट होगा जिससे मसल टिश्यूज जो हैं वो अपने आप अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Give your feedback in comment section.